डिस्कस करेंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं तुम्हें बताने क्या जा रहा हूं, ये सुनना अच्छे से सब लोग। तुम लोगों को सबको पता है जो नीट दे रहे हो इस बार, नीट 2K20 जो एग्जाम दोगे, तुम लोग एग्जाम दोगे वो कब दे रहे हो बताओ। किसी को डेट पता है क्या एग्जाम का? किसी को भी डेट पता है एग्जाम का? अपना एग्जाम कब होने वाला था? 3 में 2K20 में 3 में को होने वाला था। अब तुम लोगों को सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से ये डेट कब हो गया है, तुम्हारा पोस्टपोन कब तक हो चुका है? मई तक, लास्ट वीक ऑफ मई तक। तो अभी अपन को या किसी को भी जो भी बोलेगा सोशल मीडिया पे एग्जाम इस डेट को होगा, एग्जाम इस डेट को होगा, वो सब गलत है। ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया गया है कि एग्जाम इस डेट को होगा। तो ये जब तक कोरोना वायरस का जो पेशेंट है उनका लोड कम नहीं होता है, पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स कम नहीं होते, तब तक ये बताया नहीं जा सकता है कि कब तुम्हारा डेट एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर मैं ये जान लूं कि मेरा एग्जाम जो होने वाला है, जैसे मैंने बोला कि लास्ट वीक ऑफ मई तक पोस्टपोन है। पोस्टपोन होने का मतलब क्या है कि लास्ट वीक ऑफ मई तक तो होने का रहा नहीं। ठीक है, पेशेंट्स का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या अपन क्या मान के चलेंगे कि जून में देखो बहुत सारे कुछ क्लासेस के 10th और 12th के एग्जाम्स बहुत सारे स्कूल्स के अभी बाकी हैं। मींस स्कूल कॉलेज में 12th का एग्जाम नहीं हुआ है, और जब तक 12th का एग्जाम नहीं होगा तब तक नीट यूजी कंडक्ट नहीं हो सकता है। तो अपन ऐसा सोच के चलेंगे कि मान लो कि ये लास्ट वीक ऑफ मई तक रुक गया एग्जाम, लास्ट वीक ऑफ मई तक पोस्टपोन हो गया, तो जून में होगा क्या फर्स्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम? नहीं, क्योंकि पहले उन्हें सब कुछ हर स्टेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि हॉटस्पॉट वाला रीजन बहुत ज्यादा स्टेट में है, कुछ एरिया में हॉटस्पॉट है, तो वहां पे तो नहीं हो सकता है ना एग्जाम। इसीलिए क्या है कि जून में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में नहीं हो सकता है। अगर हुआ भी तो पहले वो 12th के एग्जाम्स लेंगे जिस स्टेट में होना बाकी है। समझ में आ रहा है सबको? तो मैं क्या मान के चलूं, सेकेंड वीक ऑफ जून में कोई चांस नहीं है एग्जाम होने का, यानी सेकेंड वीक ऑफ जून के बाद 3rd वीक ऑफ जून या 4th वीक ऑफ जून में हो सकता है क्या? बहुत ही कम, 50% पॉसिबिलिटी है कि लास्ट वीक ऑफ जून में हो एग्जाम, क्योंकि कम से कम अपने उनके पास 15 डेज का गैप होना चाहिए जिसमें नॉर्मलाइज होने में, ठीक है, उस रीजन को। तो 15 डेज के गैप में मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में चांसेस हैं एग्जाम के। अब तुम क्या कंसिडर करोगे? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्जाम होगा, मैं बोलूं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्जाम होगा, तो होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हें लेकर के चलना है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्जाम होगा। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को भी मैं थोड़ा और पीछे पहले कर देता हूं, लास्ट वीक ऑफ जून में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम रहेगा। ऐसा किसी के पास मैं बोल दूं कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, तो बोलोगे अरे अभी तो 3 महीने बाकी है, 2.5 महीने बाकी है, चलो अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हें लास्ट वीक ऑफ जून में तुम क्या कंसिडर करोगे? एग्जाम होने के। लास्ट वीक ऑफ जून, अभी अप्रैल का 3rd वीक चल रहा है, तो अप्रैल का 3rd वीक लास्ट वीक जून का, यानी अप्रैल से मई और मई से जून, अपना कितना महीना रह गया? 2 महीने। तो एग्जाम के मैं 60 डेज में बोल रहा हूं कि तुम्हारे एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए है। सब बच्चों के पास जो भी नीट यूजी प्रिपेयर कर रहे हो, इस बार एग्जाम दोगे, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो तुम्हें ये 2 महीने पूरे अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। जिन लोगों को बहुत पढ़ लिए हैं, जो पहले से बहुत पढ़ लिए हैं, उनको 2 महीने और अच्छे से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि छोड़ देना मुझे तो सब कुछ आता है, पहले से मैं पढ़ के रखा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है तुम्हारे लिए, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी अपन सब बहुत सारे बच्चों का क्या है, कंप्लीट हो चुका है पढ़ के, तो वो कैसे इनिशिएट करें, उन्हें इनिशिएट करने के लिए मैं ये बता रहा हूं। और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है वो भी स्टार्टिंग से इनिशिएट करना स्टार्ट करोगे, लेकिन सबसे पहले वो टॉपिक पढ़ोगे जो तुमने कभी नहीं पढ़ा है। और जिनका कंप्लीट हो चुका है वो सबसे पहले वो टॉपिक पढ़ेंगे जिनके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बता रहा हूं, लोड क्या है, केमिस्ट्री में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो मैं क्या लिख रहा हूं अपना टॉपिक, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन नीट यूजी 2020 केमिस्ट्री में तुम सबको पता है 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो अपन को बताना है। ठीक है, क्या बताना है, मैं ये बता रहा हूं कि तुम्हें लास्ट 5 ईयर्स के ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैंने फॉलो किया है कि ये चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें वो करेक्ट ही होगा, लेकिन 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग मैंने ये अरेंज किया है तुम्हें कि तुम्हारे एग्जाम में इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं तुम्हें?
तो तुम उसके अकॉर्डिंग ही क्या करो, तुम अपने चैप्टर्स को अरेंज कर लो कि मुझे केमिस्ट्री में इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आएंगे, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, किसी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है 2-3 साल में, तो वो चैप्टर को मैं सबसे लास्ट में रखूंगा, और जिस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आए उसे मैं सबसे टॉप पे रखूंगा। ठीक है, तो मैं इस बेसिस पे केमिस्ट्री के, तुम्हें पता है केमिस्ट्री का 3 पार्ट है, मैंने डिवाइड किया फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केम, ऑर्गेनिक केम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब तुम देखो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं इसमें 15 क्वेश्चंस रख रहा हूं, इसमें 15 क्वेश्चंस रख रहा हूं, इसमें भी 15 क्वेश्चंस रख रहा हूं। क्या होता है, तुम बोलोगे सर 15-15 क्यों किया, एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता, कभी 14 क्वेश्चंस फिजिकल से आते हैं, कभी ऑर्गेनिक से 17 आ जाते हैं, कभी इनऑर्गेनिक से भी ज्यादा आ जाते हैं। तो क्या है, ऐसा कभी कभी आता है ना, इन जनरल में 15-15 में डिवाइड कर लेते हो ना चैप्टर्स को। अगर तुमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम किससे आते हैं, तो क्या हुआ कि लास्ट 2 साल को छोड़ के 1 साल मैंने 2K19 को हटा दो, तो 2K18 तक ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 17 क्वेश्चंस रहते थे, मींस 2 क्वेश्चन ज्यादा रहता था, फिर इनऑर्गेनिक रहता था, फिर फिजिकल रहता था। यानी टॉपिक का लोड जो होता था ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल। अभी क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक को वो ज्यादा ले रहा है, देन ऑर्गेनिक फिजिकल अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ठीक है, उनके पास क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इनऑर्गेनिक और तुम 2 टॉपिक को अच्छे से कवर करो। एवरेज तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल थोड़ा कम रहा तो चलेगा, या तो फिजिकल ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से करो, इनऑर्गेनिक थोड़ा कम रहा तो चलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि तीनों टॉपिक अच्छे से करो। ठीक है, तीनों पार्ट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। स्टार्ट क्या करोगे तुम इसमें, क्वेश्चंस को ऑन से चैप्टर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा सॉल्व करने का ट्राई करोगे। फर्स्ट मैंने लिखा है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स लिखा मैंने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा, सॉल्यूशन लिखा, सॉलिड स्टेट लिखा, केमिकल काइनेटिक्स लिखूंगा। ठीक है, इस साइड लिख रहा हूं मैं टॉपिक का नेम। नेक्स्ट फिर क्या रहेगा, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट की बात कौन सा टॉपिक है, सरफेस केमिस्ट्री, देन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स के बाद और कौन सा टॉपिक रह गया बताओ, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, सरफेस केमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कितने टॉपिक हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री के। अब मैं तुम्हें हाई यील्डिंग टॉपिक इसमें से क्या बोलूं, हाई यील्डिंग टॉपिक का मतलब क्या है, हाई यील्डिंग टॉपिक का मतलब क्या है कि जिससे एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और जो तुम्हारे लिए भी इजी होगा। तुम थर्मोडायनेमिक्स ले लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लो, सॉलिड स्टेट ले लो। देखो सॉलिड स्टेट क्या क्यों बोल रहा हूं मैं तुम्हें, इससे क्वेश्चन पक्का एक 1 क्वेश्चन आएगा, 100% श्योर है कि 1 क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो 1 क्वेश्चन इजी होगा, थोड़ा इजी देते हैं एग्जामिनर, 1 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के इजी देते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से भी 1 क्वेश्चन आएंगे और ये भी एग्जाम में ये इजी देते हैं, और ये दोनों टॉपिक बहुत सारे बच्चों को इजी लगता है। सॉलिड स्टेट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उसमें 3D इमेजिन है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड रहता है, इसलिए समझ में आ रहा है क्या। सॉलिड स्टेट बोला मैंने, केमिकल काइनेटिक्स 1 क्वेश्चन ईच है, मोल कॉन्सेप्ट 1 क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन, रेडॉक्स रिएक्शन 1 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 to 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स 2 to 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 to 3 क्वेश्चन, सॉल्यूशन 2 क्वेश्चन, और क्या है केमिकल, लास्ट में लिख रहा हूं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम 2 क्वेश्चन। अब बताओ कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, पहले ये देखो, अगर मैं मिनिमम 2 क्वेश्चन रखूं 2 to 4 to 6 7 8 10 12 13 14 15, समझ में आ रहा है क्या। मींस मैंने 2 to 3 लिखा, इसका मतलब क्या है, जब भी थर्मोडायनेमिक्स में अगर 3 क्वेश्चन आया ना तो वो रेडॉक्स के रिएक्शन में क्वेश्चन नहीं सेट करेंगे एग्जामिनर। ठीक है, रेडॉक्स नहीं देंगे,
या तो वो सरफेस का हटा सकते हैं, या तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम के नहीं देंगे और एक ही आयनिक का क्वेश्चन लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 से तुम्हें 2 तो लेके चलना है, ठीक है। कभी कभी वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन दे देंगे तो सॉल्यूशन से 1 क्वेश्चन देंगे, तो मैं सॉल्यूशन का भी 1 to 2 क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन टू 16 क्वेश्चन अपने एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। अब तुम सबसे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करोगे? तो मैंने अपने क्रैश कोर्स में जो मैंने तुम्हें बताया है उस कोर्स के अकॉर्डिंग मोल कॉन्सेप्ट मैंने सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किया, जिसमें 5 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। उस मोल कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे पहले कंप्लीट करना है, मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में ज्यादा लोड नहीं लेना है कि बहुत सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो। बेसिक क्वेश्चंस, अभी अपने पास 2 मंथ्स है टाइम, तो बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मोल क्या होता है बेसिक सबको पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, वो 1 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट स्टार्ट करो, यानी ये अपना फर्स्ट होगा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर क्या लेना है? थर्मो स्टार्ट करो। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, थर्मो और इलेक्ट्रो स्टार्ट करो। मोल के बाद तुम 2 सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, देन इलेक्ट्रो थर्ड, फोर्थ थर्मो, ठीक है। ये 4 टॉपिक हो गए। 5th टॉपिक ना तुम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करो, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ा टॉपिक है, थर्मो और इलेक्ट्रो। केमिकल बहुत छोटा टॉपिक है, तो तुम्हें 1-2 टॉपिक ये करो, फिर ये करो, इजी रहेगा तुम्हारे। देन 6 सॉलिड स्टेट। सरफेस केमिस्ट्री बीच बीच में पढ़ते रहो, क्योंकि इसमें रटने वाला पार्ट ज्यादा है, ठीक है। 6 हो गया। 7th एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत ही इजी टॉपिक है, जब मैं बताऊंगा तुम्हें पता चलेगा। 7th एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बाद में, अभी पहले भी कर सकते हो, तुम्हारा जैसा मन करे। 7 टॉपिक हो गया। और 8th ये वाला टॉपिक जो है ना, ये मैं बोल रहा हूं उनके लिए है जिनका फिजिकल केमिस्ट्री और सारे टॉपिक पूरा हो चुका है, फिर वो इक्विलिब्रियम पे ध्यान दे, क्योंकि इक्विलिब्रियम इस फिजिकल केमिस्ट्री में टफेस्ट टॉपिक में से माना जाता है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं, ऐसा बहुत लोगों का ये टॉपिक स्ट्रांग होगा, दूसरा टॉपिक अच्छा हो सकता है, ये टॉपिक स्ट्रांग होगा और दूसरा टॉपिक उसके लिए टफ हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपने को क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो देखे हैं, एवरेज स्टूडेंट जिनको क्वालिफाई करना है, उनको ये वाले टॉपिक में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये सारे टॉपिक पे अच्छे से करना है। ये हो गया केमिकल के क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन छोड़ देना ना, नहीं अटेम्प्ट करना। अपने को 180 में से 160, 170, 65 करेक्ट करना है, तो एक क्वेश्चन छूट जाए और दूसरे क्वेश्चन सारे करेक्ट हो तो है ना, अच्छा। समझ में आ रहा है क्या? ये पार्ट हो गया पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का। स्टार्ट करो, 7th टॉपिक मैंने बोला है, स्टार्ट करो। फिर तुम 8, 9, 10 जो तुम्हें मन करे वो करो। रेडॉक्स बीच में करो, केमिकल आयनिक सबसे लास्ट में करो, रेडॉक्स बीच में कर लो। सरफेस केमिस्ट्री मैंने बोला कभी भी कर सकते हो, और इसके टॉपिक में मैंने सब कुछ बता दिया। ये था फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट जो तुम्हें स्टार्ट करना है अच्छे से, ठीक है। अगर तुम फिजिकल स्टार्ट करोगे तो ऐसे करोगे, ठीक है। अब देखो, इस साइड में ऑर्गेनिक बता रहा हूं, इस साइड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता रहा हूं, देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे करना है अपने को। सबसे पहले टॉपिक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जितने भी कंपाउंड के नेम है, कॉमन नेम है, पढ़ लो अच्छे से। रूल के अकॉर्डिंग मैंने बताया है, देखो वीडियो देखो। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तुम्हारा हो गया। देन तुम स्टार्ट करो, पता है क्या स्टार्ट क्या करोगे? 2-3 जिनका 12th पास हो, जो 12th पास हो उनको पॉलीमर पढ़ा होगा हम लोगों ने, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी करना है। मैं ये बोल रहा हूं, ये टॉपिक सबसे पहले करना है। इससे क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 3 to 4 क्वेश्चन। इसे 0 to 1 क्वेश्चन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से आ भी सकता है, 0 रहेगा, आ भी सकता है तो 1 क्वेश्चन आएगा, नहीं भी आ सकता है तो 0 रहेगा। पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये टॉपिक सबसे पहले करना है। पॉलीमर सारे रट्टा मारने वाला पार्ट है, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स वाला पार्ट है, जो बायो वाला पार्ट है, तुम कर सकते हो अच्छे से। केमिस्ट्री डेली लाइफ में ड्रग्स वगैरह पार्ट है जो तुम्हें अच्छे से देखना होगा। एंटीहिस्टामिनिक कौन है, एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल कौन से हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन से हैं, वो सारे एग्जांपल एग्जाम में आते हैं। तो वो तुम रॉन्ग करोगे ना, तो वो तुम्हारा मार्क्स बहुत ही लो चल जाएगा, फिर तुम्हें केमिस्ट्री में फिर मार्क्स लाके कुछ फायदा नहीं है। ये वाला पार्ट अगर ये तुम रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि बहुत सब सारे बच्चे ये वाला पार्ट सही करेंगे, जिनको रटने का कैपेसिटी अच्छा होगा उनका ये वाला पार्ट सही होगा। तो स्टार्ट करो 3 to 4 क्वेश्चंस ये पहले करने का ऑर्गेनिक में। देन तुम कहां जाओगे, फिर इसके बाद कहां जाओगे बताओ? ये रख कर, तो मैं सबने लिख लेना, ये टॉपिक के मैंने लिखा है क्वेश्चंस कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टेबल पे ये अच्छे से चिपका लो।
फिर देखो ये टॉपिक मुझे पहले करना है, ये टॉपिक बाद में करना है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक का मैं ऊपर और लिख रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर क्या स्टार्ट करना है, ये फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया, सेकेंड टॉपिक पॉलीमर स्टार्ट किया, थर्ड टॉपिक क्या करोगे स्टार्ट, थर्ड टॉपिक तुम स्टार्ट करोगे आइसोमेरिज्म करना, और आइसोमेरिज्म स्टार्ट जो भी करोगे 3 to 4 आवर्स में तुम्हारा आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में 1 क्वेश्चन, ठीक है। आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है टॉटोमेरिज्म, कभी कभी इसी से क्वेश्चन दे देते हैं टॉटोमेरिज्म से। तुम नीट के देखो एग्जाम में क्वेश्चन निकालोगे तो टॉटोमेरिज्म के हर साल क्वेश्चन मिलेंगे, लास्ट 1 या 2 साल से नहीं आ रहा है एग्जाम में, इसके अलावा हर साल आया है, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स में आइसोमेरिज्म। देन क्या करना है अपने को, आइसोमेरिज्म के बाद अपन को रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, और रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन जो रहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म से जो क्वेश्चन रहते हैं फोर्थ, इसमें 3 to 4 क्वेश्चन रहेंगे। क्या क्या होते हैं देखो, मैं टॉपिक बता रहा हूं वही करना, मैक्सिमम टाइम वही करना, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, ये 4 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ठीक है। एसिडिक, बेसिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम टाइम वो क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी के बाद एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वाले कंपाउंड पूछेंगे कौन से लिए होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से आ जाएंगे मैक्सिमम टाइम में रिएक्शन मैकेनिज्म में। और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं इसमें, रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत सारे कंपाउंड की पूछते हैं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेना, थोड़ा रेजोनेंस के बारे में अच्छे से स्टडी करना, रेजोनेंस अच्छे से पढ़ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, एच इफेक्ट से, तो वो भी पढ़ना अच्छे से। इसमें थोड़ा टाइम लगाना, अपने को 3 to 4 क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट सबको अच्छे से करना है। देन रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद कौन सा पार्ट करना है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में अपन को ऐसा इसके अकॉर्डिंग करना है, फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन करना है, नेमिंग रिएक्शन करना है, सेकंड रिएजेंट करने हैं, थर्ड टेस्ट करने हैं, कितने टेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो करने हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में नेमिंग रिएक्शंस करने हैं, रिएजेंट करने हैं, टेस्ट करने हैं, फिर और जितने भी रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस जितने भी पढ़े हो, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN रिएक्शन, फिर क्या पढ़ोगे करते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये जो भी पार्ट बताया ना रिएक्शंस वाले पार्ट जो तुम पढ़ते हो इसमें सारे आ जाएंगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलोजन डेरिवेटिव आ जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई तुमसे पूछे ना, बोले क्या कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से सर 1 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है, रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है, कनेक्टेड होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन से। किसी और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का तुम्हें एक रिएक्शन एग्जाम में दे देंगे, उसके आगे क्या देंगे कन्वर्जन में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का क्वेश्चन रहेगा, समझ में। तो यहाँ कनेक्टेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो 6 to 7 क्वेश्चन जो रहते हैं एग्जाम में, 7 to 8 वो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। तो यहां तुम्हें ऐसा टॉपिक वाइज नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, टॉपिक वाइज नहीं करना है, तुम्हें एक बल्क रिएक्शंस के अकॉर्डिंग जो तुम्हें पढ़ाया गया हो, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो पढ़ाया गया हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये करोगे। क्लियर है। लास्ट में ये वाला पार्ट करना तुम पहले भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा तो ये पहले करना। रिएजेंट नेमिंग रिएक्शंस पे भी ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन इसमें रिएजेंट एक आएगा, एक नेमिंग रिएक्शन आएगा। नेमिंग रिएक्शंस पे क्या देंगे, नेमिंग रिएक्शंस लिख करके देंगे, कोई सा भी तुम्हें ऑर्गेनिक रिएक्शंस लिख के देंगे और पूछेंगे इस रिएक्शंस का नाम क्या है, कौन सा नेम है। समझ में आया क्या? बहुत बार आया है। रिएजेंट टेस्ट में भी कंपाउंड दे सकते हैं। तो ये 7 to 8 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन कितने हो गए, 7 3 10, 1 क्वेश्चन 11, IUPAC 12, 3 क्वेश्चन पॉलीमर 15। अगर ज्यादा रहा तो 16 17 हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे तुम्हें इतना करना है। कुछ डाउट है? इसके बाद इनऑर्गेनिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इनऑर्गेनिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कैसे करोगे, देखो इनऑर्गेनिक में डिवाइड कर लो पहले
पीरियोडिक टेबल करना है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल करोगे। पीरियोडिक टेबल में ना तुम्हें जल्दी से फास्ट करना है, तो क्या करोगे, पहले एटॉमिक साइज कर लो, आईपी कर लो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर लो। ठीक है, ऑक्सी, ये एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, ये भी कर लो इसमें। ये तो करके जाना है एग्जाम के लिए, बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चंस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आईपी, साइज कर लिया, बहुत सारे हो जाएंगे इसमें, रिएक्शन सारे हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। आईपी ईए से ही आता है और साइज से। ठीक, नेक्स्ट केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कंप्लीट पूरा करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है केमिकल बॉन्ड में, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें। मस्ट डू टॉपिक, मस्ट डू टॉपिक, ये जरूर करना है तुम्हें एग्जाम के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं देखो तुम्हें केमिकल बॉन्ड में बहुत सारे टॉपिक को अलग अलग से पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ताकि केमिकल बॉन्ड के क्वेश्चन तुम्हारा ना छूटे। केमिकल बॉन्ड में भी एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, जो मैंने बोला भी तुम्हें, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन रहते हैं। देन तुम स्टार्ट क्या करोगे, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। पी ब्लॉक में ना रिएक्शंस वाले पार्ट थोड़ा कम करोगे, रिएक्टिविटी वाला पार्ट ज्यादा करोगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो भी होगा ना अपने एनसीईआरटी से उठाओगे, वही को पूरा कंप्लीट करो, हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट। देन एस डी एफ, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, एस डी एफ बाद में करना है। इसके बाद पी ब्लॉक के बाद तुम स्टार्ट हो जाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रह क्या गया, मेटलर्जी। मेटलर्जी वो करना है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है इसमें, एक क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का है, 2 क्वेश्चन हो गया। केमिकल बॉन्ड क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चन रहेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट के 2 क्वेश्चन रहेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कितने हो गए, 5 + 1 6 क्वेश्चन, 6 3 9, 9 to 11। एस ब्लॉक 1, बी ब्लॉक 1 और 12 13 14। अब तुम बोलोगे सर एक क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हुआ, कहां से आ सकता है, पी ब्लॉक से एक और क्वेश्चन ऐड कर देंगे, यहाँ पे 5 to 6 क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 15-16 क्वेश्चंस यहाँ भी कवर हुआ। अब तुम इस जितने भी मैंने लिखवाया है, फ्लोचार्ट बताया, इसमें से तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाएगा बताओ। पहले केमिकल बॉन्ड, देन कोऑर्डिनेशन। इनऑर्गेनिक में 2 ही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में 2 ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्ड एंड देन कोऑर्डिनेशन। सबको लगता है पी ब्लॉक एलिमेंट कर लेते हैं, रिएक्शंस रट्टा मारना होगा, पूरा रटते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आएगा, 1-2 क्वेश्चन आएगा जो कि तुम केमिकल बॉन्ड पढ़े हो तो वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसमें भी रिएक्टिविटी वाला पार्ट आता है, केमिकल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट। अच्छे से ध्यान दे करके ये सोच करके कि केमिकल बॉन्ड मुझे पहले करना है, ऑर्गेनिक में मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट पहले करना है, बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स वाला पार्ट पहले करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्या करोगे, पहले फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट करो, बेसिक वाला पार्ट है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आएगा तभी तुम आगे अप्लाई कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन में मोल का फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स, दूसरे चैप्टर्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर करो, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत इजी होगा, वो कर सकते हो। समझ में आ रहा है। ठीक है, केमिकल तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, 180 आउट ऑफ 180 नहीं लाना है अपने को, 180 में 180 नहीं लाना है अपने को, 180 में 170, 165, 175 तक लाना है। ऐसा सोचोगे कि 180 में 180 लाना है, बहुत सारे क्वेश्चंस नेगेटिव करके जाओगे, सब लोग बहुत सारे नेगेटिव करोगे, तो लोड इसलिए नहीं लेना है कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम अगर ये करोगे, फिजिकल ऑर्गेनिक ऐसे करोगे, तुम्हारे मार्क्स एग्जाम में ऐसे ही आएंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे 180 में 180 नंबर लाने हैं, फिर अगर सोच लिया तो सब नेगेटिव करोगे। समझ में आ रहा है क्या। लोड नहीं लेना है, सबसे पहला पार्ट सबको बोल रहा हूँ, लोड नहीं लेना है। ठीक है, एग्जाम 2 महीने बाद है, अच्छे से सब कुछ कर सकते हो। तुम आज से भी स्टार्ट कर रहे हो, एक टॉपिक डेली करोगे तो भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा बायो कैसे करना है कंप्लीट तुमको। ठीक है, थैंक यू।